हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दैनिक समसामयिकी के अगले अंक में आपका स्वागत है। हम लोग जैसा कि डेट वाइज करंट अफेयर्स अपडेशन का एक सीरीज चला रहे हैं, उसमें पीछे की डेट्स के करंट अफेयर्स के वीडियोज आपको भेजे जा चुके हैं। आपने उनको पढ़ा होगा, आपने उनको देखा होगा, पसंद आए होंगे आपको वो। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 19 अगस्त 2020 आज की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज के जो महत्वपूर्ण समाचार हैं उन समाचारों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक सरसरी निगाह से देखते हैं कि कौन कौन से समाचार हैं जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से या किसी और भी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। मतलब वो महत्वपूर्ण हैं चाहे आप जिस दृष्टिकोण से उनको देखें। माली में तख्ता पलट हुआ। माली में सरकार जो चुनी हुई, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार थी, वहाँ के सैनिक विद्रोहियों ने उसको हटा दिया। वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को गन पॉइंट पे गिरफ्तार कर लिया। संसद को राष्ट्रपति ने भंग कर दिया और इस्तीफा दे दिया। आजकल बहुत सुर्खियों में एक समाचार है कि आमिर खान अपनी एक फिल्म लाल सिंह चड्ढा के शूटिंग के क्रम में, कोविड-19 के चलते भारत में शूटिंग हो नहीं पाई, तो उन्होंने बाकी बचे हुए हिस्से को तुर्की में शूट करने के लिए तुर्की सरकार से अनुमति ली। तुर्की में उनकी शूटिंग हो रही थी। उस दौरान उन्होंने वहाँ की प्रथम महिला अमीन एर्दोगन से मुलाकात की, राष्ट्रपति की पत्नी अमीन एर्दोगन से मुलाकात की। तो ये चर्चा में आया। अमीन एर्दोगन ने उसकी सूचना दी और फिर बहुत सारे लोगों ने इनसे जवाब मांगना शुरू किया कि आप क्यों मिलने गए। तो क्या है पूरा मुद्दा जानेंगे कि क्यों किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष से मिलने से समस्या क्या है। भाई मिल गए तो मिल गए, तो ऑब्वियसली कुछ बातें होंगी, तुर्की के साथ हमारे संबंधों को लेकर कुछ बात होगी जिसके कारण से ये महत्वपूर्ण बात है। इस बीच में साइरस क्षुद्रग्रह भी चर्चा में रहा। हालांकि साइरस अब क्षुद्रग्रह नहीं है, और जब प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर किया गया था 2006 में, तो उस टाइम पे ग्रहों की एक नई श्रेणी बनाई गई थी जिसका नाम रखा गया था डॉर्फ प्लैनेट, बौने ग्रह। और उसमें 3 ग्रहों को रखा गया था। प्लूटो को रखा गया था, सीरिस को रखा गया था और जेना को रखा गया था, जिसके कारण से प्लूटो को बाहर जाना पड़ा था। तो जेना, प्लूटो और सीरिस ये बौने ग्रह हैं। अभी यहाँ ऐसे महासागर ग्रह कहा गया है, महासागरों का ग्रह कहा गया है। कुछ एविडेंसेज जैसे मिले हैं जिनसे लगता है कि संभवतः यहाँ जीवन संभव है। पीएम केयर्स पर एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी कि क्यों ना इसके पैसे को एनडीआरएफ में ट्रांसफ़र किया जाए। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएम केयर्स का प्रयोग करने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र हैं और जो भी इस फंड के ट्रस्टी हैं वो जैसा चाहें वैसा इसका उपयोग कर सकते हैं। बाध्य नहीं किया जा सकता उनको कहीं भी पैसे देने के लिए। उस पर भी चर्चा करेंगे, क्या चक्कर है उसका। इजई नदी मणिपुर में है, चर्चा में आई। दुनिया का सबसे ऊंचा पियर्स ब्रिज यहाँ पर बनाया जा रहा है, तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। बायो एथेनॉल ये एक मटेरियल है, ये एक चीज़ है जो पेट्रोल में मिलाई जाती है। हमारी सरकार ने कार्बन एमिशन की दर को कम करने के लिए, कार्बन एमिशन को कम करने के लिए एक टारगेट रखा है कि 2022 तक हम एथेनॉल का यूज बढ़ा देंगे, यूटिलिटी ऑफ एथेनॉल बढ़ा देंगे। अटल रैंकिंग फॉर इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एक रैंकिंग दी जाती है इनोवेशन अचीवमेंट के लिए, जिसमें मद्रास आईआईटी मद्रास नंबर 1 पर रहा है। उसकी भी बात हम लोग करेंगे। पढ़ई तुहार पारा नाम से एक योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने चलाई है। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने पहले एक योजना चलाई थी पढ़ई तुहार द्वार, मतलब कि घर घर तक शिक्षा। फिर वो उसमें बहुत सारे बच्चे लाभान्वित हुए, लेकिन जो रह गए उनके लिए क्या, पढ़ई तुहार पारा, मतलब कि पढ़ाई आपके मोहल्ले में। अभी तक क्या था, पढ़ाई आपके द्वार पे। अब उन्होंने जो क्षेत्र रह गए हैं उनके लिए चलाया पढ़ई तुहार पारा। इसके अलावा आदिवासियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए आदिवासियों के मंत्रालय ने, अर्जुन मुंडा है उसके मंत्री, आदिवासियों के मंत्रालय ने स्वास्थ्य नाम का एक पोर्टल जारी किया है। मेघालय सरकार ने नागालैंड सरकार ने येलो चेन नाम से एक ई कॉमर्स पोर्टल बनाया है। जैसे
स्नैपडील है, जैसे अमेजॉन है, उसी तरह का ये येलो चेन है। और ये क्या करेगी, आदिवासियों के सामानों को ऑनलाइन बिक्री का एक पोर्टल उपलब्ध करवाएगी जहां वो अपने सामान को बेच सकते हैं। मतलब बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे तमाम एजेंसियां जिनसे आप सामान खरीदते बेचते हैं वो जैसे काम करती हैं। फ्लाई ऐश भी चर्चा में रहा। एनटीपीसी ने कहा कि हम फ्लाई ऐश को सस्ते में बेचेंगे और जहां उसको पहुंचाया जा सकता है वहां हम पहुंचा देंगे। ये दरअसल पर्यावरणीय समस्याओं को लेकर इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो ये हैं आज के कुछ खास समाचार जिन पर हम लोग क्रम से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मुद्दा हमारा क्या है, माली में तख्ता पलट हुआ। तो माली जो है कहाँ पे है, माली पश्चिमी एशिया का एक देश है, वेस्टर्न अफ्रीका का एक देश है जिसका विस्तार सहारा डेजर्ट तक है। सहारा डेजर्ट के भी क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। और दुनिया के सबसे गरीब देशों में से, दुनिया के सबसे गरीब देशों में नाम आता है किसका, नाइजर, चाड, माली, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, है ना, ये सारे जो नाम हैं ये दुनिया के सबसे गरीब देशों के नाम में गिने जाते हैं। इन्हीं में से माली भी एक देश है। तो दुनिया के सबसे गरीब देशों में है। और यहाँ कुछ समस्याएं और भी हैं। गरीबी के अलावा यहाँ पेयजल की समस्या बहुत गंभीर है। यहाँ चरमपंथ बहुत गंभीर स्तर पे है, इस्लामिक चरमपंथ इनफैक्ट, है ना। तो उत्तरी माली जो है ये इस्लामिक चरमपंथ से भी प्रभावित है, आतंकवाद से भी प्रभावित है। तो यहाँ हुआ ये कि वो लंबी बहुत कहानी है, चूँकि माली बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि उसके पूरी स्टोरी को हम जानें। लेकिन 2018 में राष्ट्रपति इब्राहिम बौबकर कीता अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए। तभी से कुछ न कुछ दिक्कतें चल रही थीं। और इस बीच में जो वहाँ के विपक्षी दल थे उन्होंने सेना के साथ मिलकर 18 अगस्त को एक विद्रोह कर दिया। वो विद्रोह सैनिकों को वेतन न दिए जाने के कारण हुआ था, ऐसा सैनिकों का कहना है। इस विद्रोह का नेतृत्व कर्नल मलिक डियाव और जनरल सैडियो कमारा ने किया। कर्नल मलिक डियाव इसके नेता रहे और जनरल सैडियो कमारा ने इनका साथ दिया। इन लोगों ने राष्ट्रपति इब्राहिम बौबकर कीता और प्रधानमंत्री बाउबो सिसो को गन पॉइंट पर लेके उनसे इस्तीफ़ा दिलवा दिया। तो इन दोनों लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया और संसद को भंग कर दिया और अब कह रहे हैं कि वहाँ दोबारा चुनाव करवाए जाएंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये कर्नल मलिक डियाव और जनरल सैडियो कमारा द्वारा जो कार्य किया गया वो वास्तव में एक सैन्य तख्तापलट है सरकार का। सरकार की गरीबी और तमाम समस्याओं से जूझ रही है। इस बीच में इस तरह की घटनाएं भी हुई जिनका बहुत सारे देशों ने और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने आलोचना करी। इन आलोचना करने वालों में सबसे पहले जो हैं वो एंटोनियो गुटेरस हैं। एंटोनियो गुटेरस कौन है? एंटोनियो गुटेरस ने इसकी आलोचना करी। एंटोनियस गुटेरो हैं UNGA के, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा के ये अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। इन्होंने इसकी आलोचना करी। इसके अलावा अफ्रीकन यूनियन के मूसा फ़की महामत, ये नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा, मूसा फ़की महामत, ये जो हैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष हैं और इन्होंने मांग करी कि वहाँ जल्दी से जल्दी चुनाव करवाए जाएं और जो भी परिणाम हो उनके हिसाब से सरकारें चलाई जाएं। तो ये थोड़ी सी बात थी जो विद्रोह के बारे में जानना जरूरी था। कहाँ पे हुआ है विद्रोह? माली में हुआ है। माली कहाँ? माली की राजधानी क्या है? बामको है। माली एक स्थल अवरुद्ध राष्ट्र है जो कि वेस्टर्न अफ्रीका के सहारा डेजर्ट के क्षेत्र में फैला हुआ है। हालांकि सहारा डेजर्ट से नीचे है लेकिन उसका उत्तरी हिस्सा सहारा डेजर्ट को छूता है। ये दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है जहाँ पेयजल और चरमपंथ बहुत बड़ी गरीबी तो है ही समस्या,
जब दुनिया के सबसे गरीब देशों में है तो बहुत ऑब्वियस है कि गरीबी एक समस्या होगी, लेकिन गरीबी के अलावा पेयजल, चरमपंथी ये भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में वहाँ उपस्थित है। वहाँ पर हाल में 18 अगस्त को वहाँ के कर्नल मलिक डियाव और जनरल सैडियो कमारा ने चुनी हुई सरकार के विरुद्ध सैनिकों को लेकर एक जो है तख्ता पलट का प्रयास किया, जिसमें एक झड़प हुई, करीब 10 के आसपास लोग मारे गए और इन्होंने गन पॉइंट पर राष्ट्रपति इब्राहिम बौबकर कीता और प्रधानमंत्री बाबू सिपो को गिरफ्तार किया और अंततः इब्राहिम बौबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए संसद को भंग कर दिया और अभी फ़िलहाल कार्यपालक सरकार के रूप में ये काम कर रहे हैं। इस घटना की आलोचना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और अफ्रीकन यूनियन के मूसा फ़की मोहम्मद, इनके अलावा और बहुत सारे राष्ट्रों ने इसकी आलोचना करी और कहा कि इस तरह की बातें ठीक नहीं हैं। यूनाइटेड नेशन की शांति सेना और अफ्रीका की सेना यहाँ पर पहले से ही चरमपंथियों के विरुद्ध लड़ रही है, चरमपंथियों के खिलाफ संघर्षरत है। तो मतलब कि कुल मिला के वो स्थिति पहले से ही वहाँ पे डामाडोल है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, नाइजर, ये सब बहुत ही खराब स्थिति में है, राजनैतिक दृष्टिकोण से भी, आर्थिक दृष्टिकोण से भी, अस्थायित्व के दृष्टिकोण से भी और संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण भी। तो ये आपको जानना है, आप इस पर और थोड़ा अनुसंधान करिएगा इस समाचार को पढ़ने के बाद। 2-3 बातें आप ध्यान रखिएगा। राजधानी है क्या है? स्थल अवरुद्ध है, अफ्रीकन राष्ट्र है और अफ्रीका सहारा डेजर्ट तक इसका विस्तार है। ओके, अब हम चलते हैं अपने दूसरे समाचार की ओर, जो कि आजकल बहुत ही चर्चा में है। और बहुत ही चर्चा में होने का कारण क्या है वो हम लोग जानेंगे और अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा आपके लिए। ये समाचार थोड़ा इंटरेस्टिंग है आपके लिए, उसको थोड़ा सा ध्यान दें। हुआ कुछ ऐसा है कि कोविड-19 के आमिर खान एक मूवी बना रहे हैं। पूरी कहानी ये है कि एक मूवी बना रहे हैं जिसका नाम है लाल सिंह चड्ढा। इसकी शूटिंग के लिए इंडिया में परमिट नहीं मिला। इसकी शूटिंग का मतलब किसी की शूटिंग के लिए नहीं मिला। कोविड-19 के चलते भारत में फिल्मों की शूटिंग बंद है, जिसके कारण से इन्होंने उसको शूट करने के लिए तुर्की में एक जगह तलाश करी कि हम तुर्की में इसकी शूटिंग करें। तुर्की में शूटिंग के दौरान इनको बुलावा आया। बुलावा किससे आया? लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग चल रही थी, उस दौरान इनको बुलावा आया एमीन एर्दोगन से। ये एमीन एर्दोगन का परिचय क्या है? ये तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी हैं। एमीन एर्दोगन से बुलावा आया और इन्होंने एमीन एर्दोगन से मुलाकात करी। तो अब आप कहिएगा कि भाई करी तो करी, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? क्यों लोगों ने उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आप क्यों जाके एमीन एर्दोगन से मिले? लेकिन ये बात सिर्फ इतनी नहीं है। एमीन एर्दोगन से मिली, उसके बाद एमीन एर्दोगन ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी कि वो दुनिया के बहुत बेहतरीन कलाकार के साथ उनकी मीटिंग हुई, जो कि एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, फिल्म मेकर हैं, और वो तुर्की में अपनी फिल्म की शूटिंग, लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो और भी तुर्की में अपनी शूटिंग्स को बढ़ाएं। ऐसा उन्होंने एक ट्वीट किया और ये ट्वीट आते ही भारत में कई तरह की बातें शुरू हो गईं। तो ये कई तरह की बातें शुरू हो गईं। क्यों शुरू हो गई भाई? एमीन एर्दोगन से मीटिंग करके इन्होंने क्या गलत कर दिया, उसको ज़रा आप देखिए। तुर्की जो है, इसके साथ, ये भारत के साथ इसके संबंध अच्छे नहीं हैं, है ना। मैं तो दुश्मन भी कह सकता हूँ। इस तरह के संबंध है जिससे इन्हें शत्रु राष्ट्र कहा जा सकता है। अब हम आपको एक बात, कई दिनों से हम इसको कैरी कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट को कई दिनों से कैरी कर रहे हैं, वो ये है कि वेस्टर्न एशिया में जो अब्राहम एकॉर्ड हुआ है, उस अब्राहम एकॉर्ड के चलते अब तुर्की की स्थिति और मजबूत हो गई है और तुर्की मुस्लिम राष्ट्रों में और आक्रामक हो गया है। और उसकी पूरी चाल ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को तोड़े
और या तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज पे देखिए, जो इस्लामिक चरमपंथ है या जो इस्लामिक कट्टरता का भाव है, जो जो वेस्टर्न एशिया में दिखता है आपको, एक इस्लामिक कट्टरता का अभाव वेस्टर्न एशिया में आपको दिखाई देता है। उस इस्लामिक कट्टरता की झंडा बरदारी कौन कर रहा था? अभी तक यूएई कर रहा था और सऊदी अरेबिया कर रहा था। सऊदी अरेबिया इन दिनों, सऊदी अरेबिया और यूएई इन दिनों थोड़ा सा नरमपंथी दृष्टिकोण दिखा रहे हैं, इजराइल के साथ समझौता कर रहे हैं। तो ये इजराइल के साथ समझौता करके एक नरमपंथ की ओर उनका जो झुकाव हो रहा है, इसका फ़ायदा तुर्की उठाना चाह रहा है और चाह रहा है कि जितने भी इस्लामिक चरमपंथी सोच वाले संगठन हैं उनको लेकर और देशों को लेकर मैं ओआईसी को तोड़ के अलग हो जाऊं और उनका नेता बन जाऊं, या हो सके तो मैं पूरे मुस्लिम राष्ट्रों का नेता बन जाऊं। तो वो ऐसा सोच रहा है। अभी इस बात को हम वहाँ छोड़ देते हैं, अभी आगे समझते हैं कि तुर्की हमारे लिए क्यों दुश्मन है। क्योंकि ये हमारे दुश्मन का परम मित्र है ना। ये तुर्की और पाकिस्तान, ये कौन है? दे आर एवरग्रीन फ्रेंड्स, सदाबहार दोस्त हैं, है ना। ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों सदाबहार मित्र हैं, हर समय एक दूसरे के पक्ष में काम करते हैं, सही हो या गलत हो। इस सदाबहार मित्रता, ठीक है भाई, किसी के साथ कोई मित्रता रखे हमसे क्या मतलब है ना। हमारे दुश्मन से भी कोई मित्रता रखे तो हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमें परवाह तब करनी पड़ती है जब ये तुर्की पाकिस्तान का साथ देने लगता है उन मामलों में जो हमारे और पाकिस्तान के आंतरिक मामले हैं, हमारे और पाकिस्तान के द्विपक्षीय मामले हैं। जो हमारे द्विपक्षीय मामले हैं, आप इनके मित्र हैं तो आप कहिए कि भाई आपके साथ भारत के जो भी इश्यूज हैं आप उनको बातचीत से सुलझाइए, उसमें हम बीच में नहीं आएंगे। जो भी मामले हैं आपके द्विपक्षीय हैं। अब इसमें मामला कौन सा आया जिससे हमारी दुश्मनी तुर्की के साथ बढ़ी? वो मामला था, सबसे पहला मामला था तो कश्मीर का मामला था। कश्मीर में हमने अगस्त 2019 में कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को हमने हटा दिया। अब आप ये तो समझते ही होंगे कि कश्मीर पर निगाह लगाए बैठा हुआ था पाकिस्तान और चाहता था कि वो ये ऐसा चाहता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो कश्मीर में अलगाववादी नेता हैं इनके साथ मिलकर हम कश्मीर को अपने हिस्से में ले लेंगे। तो अगस्त 2019 में इस संभावना को हमारी सरकार ने समाप्त कर दिया। तो इस संभावना को समाप्त किया गया तो बहुत ऑब्वियस है कि पाकिस्तान को ये बात बहुत बुरी लगेगी, और पाकिस्तान को ये बात बुरी लगी तो ये बात तुर्की को भी बुरी लगी, और तुर्की ने इसकी आलोचना करी कि भारत ने ठीक नहीं किया, और पाकिस्तान से कहा कि हम आपके साथ हैं और हम कश्मीर मुद्दे पर आपके स्टैंड का पक्ष लेते हैं। और इन्होंने ये बात, जो तुर्की ने इस आलोचना को कहाँ उठाया? यूएनजीए में उठाया। यूएनजीए में आप जानते हैं कि इससे पहले जितनी बार भी पाकिस्तान जाता है कश्मीर का राग जरूर अलापता है, और हमारा जो भी रिप्रेजेंटेटिव जाता है वो हमेशा ये कहता है कि हमारा द्विपक्षीय मामला है और यूनाइटेड नेशन इसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। यूनाइटेड नेशन अगर इसके बीच में आएगा तो मामला और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर यूनाइटेड नेशन चाहता है कि हमारा समाधान हो जाए तो यूनाइटेड नेशन को बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम हमेशा यूएनजीए में पाकिस्तान मुद्दा उठाता है, और इस बार कश्मीर को हटाए जाने का मुद्दा किसने उठाया? तो तुर्की ने उठाया यूएनजीए में इस मुद्दे को। हालांकि हमने तुर्की की बहुत आलोचना करी और हमने कहा कि ये हमारा आंतरिक मामला है और तुर्की को बिल्कुल अधिकार नहीं है उसमें हस्तक्षेप करने का, लेकिन हम तो कहेंगे ही कहेंगे। पर हमारे लिए चिंता की बात है कि तुर्की ने ये मुद्दे को उठाया और तुर्की जो है पाकिस्तान का पक्ष ले रहा है। आप इसके साथ अपने दिमाग में अब्राहम अकॉर्ड को भी अपने दिमाग में रखिए कि क्यों साथ ले रहा है। क्योंकि हमने बताया था ना कि एक वो क्रिसेंट बनाएगा। कौन सा क्रिसेंट है? तुर्की, ईरान और पाकिस्तान का क्रिसेंट बनाएगा वो। तुर्की, ईरान, पाकिस्तान को अपने पक्ष में लेना चाह रहा है, एक क्रिसेंट बनाना चाह रहा है वो, है ना। तो बात करते हैं उस पर कभी और। बात अभी ये है कि ये जो है यूएनजीए में इन्होंने मुद्दा उठाया। इसके अलावा ये फरवरी 2020 की बात है, अगस्त 2019 में हमने हटाया तो वहाँ पे भी उन्होंने आलोचना करी, और फरवरी 2020 में इन्होंने ये मुद्दा जो है यूएनजीए में उठाया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में उठाया कि भारत ने जो धारा 370 ख़त्म करी है वो गलत किया है और कश्मीर की स्वतंत्रता
कश्मीर को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हमने इनकी आलोचना करी। तो ये बात यहाँ तक आई। इसके अलावा भारत ने एक प्रयास करके, एक संगठन है जिसका नाम है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, नाम नोट करिएगा इसका, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये दुनिया में काले धन के प्रवाह को नियंत्रित करने वाली संस्था है, विच वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1989। 1989 में इसको स्थापना की गई और OECD का जो कार्यालय है वही इसके कार्यालय के रूप में काम करता है। वर्तमान समय में रोजर विल्किंस जो है इसके अध्यक्ष हैं, रोजर विल्किंस इसके अध्यक्ष हैं, है ना। रोजर विल्किंस का नाम याद रखना है, FATF का नाम याद रखना है। और FATF में बेलारूस, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिजिस्तान, रसिया, इंडिया, चाइना और कजाकिस्तान है। मतलब आपको लग रहा होगा कि ये सब आसपास के ही देश इसमें सदस्य हैं। बेलारूस भी इसमें मेंबर है, रूस भी इसमें मेंबर है। तो हमारे प्रयासों से, भारत के प्रयासों से क्या हुआ कि FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रख दिया, है ना। ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, इनकी दो लिस्ट बनती है। ब्लैक लिस्ट पे बिल्कुल से रोक लग जाती है और ग्रे लिस्ट वो लिस्ट है जहाँ पे पैसे को गैर कानूनी गतिविधियों में, जहाँ से, जिस देश से पैसे गैर कानूनी गतिविधियों को संचालित करने के लिए खर्च किए जाते हैं, उनको हम ग्रे लिस्ट में रख देते हैं। तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का कारण क्या है? ग्रे लिस्ट में रखने का कारण है कि यहाँ से चरमपंथी क्रियाओं के लिए पैसे इश्यू होते थे, चरमपंथी कार्यों के लिए पैसे निर्गत किए जाते हैं। पैसे का निर्गमन, चरमपंथी मतलब कि आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करने के लिए धन निर्वाह किया जाता है। तो भारत के प्रयासों से ये ग्रे लिस्ट में आ गया। अभी जो है टर्की ने यह भी आश्वासन दिया है पाकिस्तान को कि वो आपको ग्रे लिस्ट से बाहर ले आएगा, पाकिस्तान को वो ग्रे लिस्ट से बाहर लाने का प्रयास करेगा, ऐसा इन्होंने सार्वजनिक तौर पर घोषणा की है। इसके अलावा पाकिस्तान और तुर्की के बीच में एक डिफेंस पार्टनरशिप भी है। तो पाकिस्तान और तुर्की में डिफेंस पार्टनरशिप भी है। दोनों हथियारों का लेन देन करते हैं। तुर्की इनको हथियार बेचता है और इनके संयुक्त सैन्य अभ्यास चलते हैं, तो वो भी इनकी डिफेंस पार्टनरशिप भी है। और आपने अभी थोड़े दिन पहले एक चर्चा में आया था एक म्यूजियम जिसका नाम था हागिया सोफिया, हागिया सोफिया। हालांकि अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो ये बहुत चर्चा में आया था हागिया सोफिया। और अभी इंडिया में भी कल किसी ने ट्वीट किया था, तो भगवान राम के मंदिर को हागिया सोफिया से उसने तुलना करी, फिर बड़ा आलोचना होने लगी तो उसने ट्वीट हटा लिया, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है। तो हागिया सोफिया क्या था? ये एक म्यूजियम था, ये एक म्यूजियम था और जिसे इनकी सरकार ने, एर्दोगन सरकार ने इसको बदल दिया एक मस्जिद में और वहाँ नमाज पढ़ी जाने लगी। तो ये जो कदम रहा, ये बेसिकली एक चरमपंथी स्टेप है कि आप एक म्यूजियम को मस्जिद में बदल दे रहे हैं, तो ये एक चरमपंथी कार्य है। इसकी पूरी दुनिया में आलोचना हुई और दुनिया में जो भी उदारवादी संगठन है सभी ने इसकी आलोचना करी। हागिया सोफिया मस्जिद, हागिया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद में बदलने को दुनिया के जिस राष्ट्र ने सबसे पहले जायज़ ठहराया वो है पाकिस्तान। इस मुद्दे पर भी उसने पाकिस्तान का समर्थन लिया, है ना। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं। भारत की खुफिया जानकारी जो है, इंटेलिजेंस जो है, वो ये बताती है कि तुर्की भारत में चरमपंथी गतिविधियों को संचालित करने के लिए फंडिंग करता है। भारत में बहुत सारे NGOs काम करते हैं जो चरमपंथ से जुड़े हुए हैं और उनकी फंडिंग तुर्की से आती है, ऐसा जो है भारत की खुफिया एजेंसियों से जानकारी मिली है।
तो अब ये बात आपको समझ में आई कि हमारे और तुर्की के बीच के संबंध कैसे हैं, कुछ आपको क्लियर हुआ होगा विज़न। तो हमारे और तुर्की के बीच ऐसे संबंध हैं, और हमारे देश का एक पब्लिक फिगर जिसे हमारे देश की बहुत सारी जनता प्यार करती है, वो अगर ऐसे देश के राष्ट्र प्रमुख के घर जाता है तो निश्चित तौर पर यह आलोचना का मुद्दा बनता है। और लोगों ने इसकी आलोचना करी, और आलोचना कुछ हद तक जायज़ है, कुछ हद तक क्या वो जायज़ है, आलोचना जायज़ है। आलोचना इसलिए जायज़ है कि आपको पब्लिक सेंटीमेंट का ख्याल रखना होगा। कम से कम आपको ऐसे देश, आप कहीं भी जाएं, किसी से भी मिलें, आप व्यक्तिगत, आपको हमारा संविधान स्वतंत्रता देता है कि आप स्वतंत्र विचरण कर सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको पब्लिक सेंटीमेंट का ख्याल रखते हुए इनसे नहीं मिलना चाहिए था। आपने इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने आपको मिलने के लिए कहा और आपने उनसे मिलने से मना कर दिया। तो बेंजामिन नेतन्याहू हमारे फ्रेंड हैं, उनसे आपने मिलने से मना कर दिया। ये हमारे एनिमी हैं, इनसे आप मिलने चले गए। तो ये तो बात चर्चा में आएगी ही आएगी। और आपने बहुत लॉजिकली समझा कि समस्याएं भारत और पाकिस्तान की, भारत और तुर्की के बीच में क्या है। भारत और तुर्की, पाकिस्तान और तुर्की एक एवरग्रीन फ्रेंड हैं। वैसी सिचुएशन में, और वो हर बार हमारे विरुद्ध कदम उठाता है तुर्की, ऐसी स्थिति में हमारे देश का कोई ऐसा व्यक्ति जिसे पूरा देश प्यार करता हो, जिसकी बातों का पूरा देश पे प्रभाव होता हो, वो अगर ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो हमारे लिए षड्यंत्रकारी है, तो निश्चित तौर पर उसकी मंशा पर सवाल खड़े होंगे, निश्चित तौर पर उसको आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, लेकिन कुछ चीज़ें हमने इस चर्चा के दौरान इसलिए कवर कर ली कि आपके क्वेश्चंस भी कवर हों। तो यहाँ पे आप FATF के बारे में जानकारी ध्यान रखिएगा, और पाकिस्तान और तुर्की के बीच में जानकारी ध्यान रखिएगा। अब्राहम अकॉर्ड से होने वाले वेस्टर्न एशिया में चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, उनके बारे में एक समझ बन जाएगी आपके दिमाग में। और इस तरह से सोचिएगा तो आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स की समझ बेहतर होती जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पे बहुत बेहतर होती जाएगी। हम प्रयास यही कर रहे हैं कि आपको पूरी दुनिया का बात समझ में आने लगे, है ना। हम आपको वो वाला करंट अफेयर्स नहीं बता रहे हैं कि फलाने नियुक्त हुए, ढिमकाने मर गए, वो सब तो हम बता ही रहे हैं। लेकिन जो कवर स्टोरी लेके आते हैं हम, कवर स्टोरी का मतलब जो सबसे बड़ी कहानी हमारी रहती है हमारे लेक्चर में, वो ये रहती है जिससे आपको पूरा सीन क्लियर हो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स समझ में आए, उसी को हम कवर स्टोरी बनाते हैं। हम माली को भी कवर स्टोरी बना सकते थे, लेकिन हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि माली उतना महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं है। लेकिन तुर्की से हमारे जो रिलेशनशिप हैं उनको समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक था कि क्या क्या कारण है कि हमारा तुर्की का संबंध खराब है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। उधर तुर्की और ग्रीस के बीच में भी तनाव चल रहा है, तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा, और किसी और दिन हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गई होगी पूरी बात, है ना। वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, खूब शेयर करिए, दबा के शेयर करिए। शेयर करने से मोटिवेशन मिलता है, शेयरिंग से कोई भी काम को पहचान मिलने से आपको मोटिवेशन मिलता है ना। और मैं इतनी सारी चीज़ें रिसर्च करके आपके लिए इसे लाता हूँ कि आप जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपकी धारणाएं स्पष्ट हों, लेकिन आप जो है इसको और अधिक लोगों तक पहुँचाइए। आगे चलते हैं अगले समाचार पर, जो कि हमारा साइरस ग्रह से संबंधित है, साइरस उपग्रह, साइरस क्षुद्रग्रह से संबंधित है। कुछ ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है ना। नासा का एक मिशन था जिसका नाम था डॉन। उसने कुछ फोटोज भेजे हैं जिनसे यहाँ पर जल होने की संभावना का पता चला है। उसी आधार पर इसको नाम दिया गया है वर्ल्ड ऑफ ओशियन, वर्ल्ड ऑफ ओशियन। पीछे हम लोगों ने चर्चा करी थी जब पंडित जसराज की, तो उस टाइम पे भी हमारा जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वो चर्चा में आया था। तो हमने बात करी थी कि यहाँ पे मार्स है और ये आपका जुपिटर है। जुपिटर इज गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम है, और मार्स इज गॉड ऑफ वॉर है, युद्ध का देवता है ये, और ये बुद्धि का देवता है। तो जुपिटर जो है वो गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम है ना। इनके बीच में बहुत सारे
स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज, क्योंकि ग्रहों की परिभाषा में परिवर्तन हुआ है ना, तो ग्रहों की परिभाषा में जो परिवर्तन हुआ है उसके हिसाब से मैसिव सेलेस्टियल बॉडीज विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन विल कॉल्ड एज प्लैनेट्स। तो ये क्या है, इनमें तो डिफरेंट शेप एंड साइजेस के हैं, शेप तो सबका एक ही है, घूमने से गोल हो गए हैं, लेकिन डिफरेंट साइजेस के सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इसका जो सबसे बड़ा बॉडी है उसी का नाम है सीरीज, जिसे 2006 में बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया, बौना ग्रह बनाया गया है ना, ग्रहों की एक नई श्रृंखला बनाई गई बौना ग्रह। तो अभी ग्रह कितने हो गए हैं, 3 हो गए हैं। एक को ग्रह कहा जाता है, एक को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, और एक को बौना ग्रह कहा जाता है। ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। क्षुद्र ग्रहों की संख्या बहुत सारी है, 50,000 के पार है। और बौने ग्रहों की संख्या 3 है, जिनमें से सीरीज एक आपका है जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, प्लूटो है जिसको निकाला गया था, और जेना है जिसके कारण से सारा बवाल खड़ा हुआ था, है ना। UV 313 नाम से एक सेलेस्टियल बॉडी आइडेंटिफाई किया गया था जो कि प्लूटो से बड़ा था। तो प्लूटो से बड़ा था, उसको ग्रह माना नहीं IAU ने, तो फिर दूसरा समस्या खड़ी हुई कि फिर कैसे मान रहे हैं आप। और उस क्रम में उन्होंने फिर कहा कि हम इसको अंदर UV 2003 को अंदर करने के बजाय हम प्लूटो को ही बाहर कर देते हैं। तो प्लूटो को बाहर करके, सीरीज को बाहर करके, जेना को बाहर करके एक नया श्रृंखला बना दी गई बौने ग्रहों की। बाहर करने का मतलब आप ये नहीं समझिएगा कि सोलर सिस्टम से निकाल के कहीं और रखाया गया है ना। बाहर निकालने का मतलब हम अपनी कॉपी पे उसको अब ग्रह नहीं मानेंगे, तो अपनी कॉपी पे क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे, इससे क्या मतलब है ना। तो ये सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। इसको वर्ड ऑफ ओशियन का नाम दिया गया है। वर्ड ऑफ ओशियन का नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि नासा के एक ऑपरेशन, नासा ने एक अभियान लॉन्च किया था जिसका नाम था डॉन। तो इसने जो है जो जानकारियां दी हैं उसके आधार, डॉन इसका नाम था, डॉन मिशन नासा का था, और इसने जो जानकारियां दी हैं उसके आधार पर संभवतः यहाँ जल स्रोत हो सकते हैं और जीवन की संभावना हो सकती है, जिसके आधार पे इसको जो है ओशियन ऑफ वर्ल्ड कहा गया है ना। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। बहुत बस इतनी सी बात है इसके रेफरेंस में। इस संदर्भ में आपने ग्रहों के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लिया। अगला मुद्दा है हमारा PM केयर्स। PM केयर्स जो है ये भी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा भाई, तो क्यों चर्चा में रहा ज़रा इसको भी जान लेते हैं हम लोग कि क्या है PM केयर्स और क्यों चर्चा में रहा, क्या इसकी सिचुएशन है ना। तो ज़रा देखते हैं इसको भी। देखिए PM केयर्स जो है ये एक तरह का फंड है, एक तरह का फंड है जो कि अच्छा इसका पूरा नाम भी आप पहले लिख लीजिए है ना। इसका पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस, इन इमरजेंसी सिचुएशंस। तो ये एक फंड है जो इस नाम से जाना जाता है, प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस। ये बनाया गया भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा 28 मार्च 2020 को कोविड-19 की समस्या से लड़ने के लिए, कोविड-19 की समस्या से लड़ने के लिए ये फंड बनाया गया कि ताकि पैसों की कमी ना बनने पाए।
तो विवाद इसमें कहाँ से खड़ा हुआ? विवाद अच्छा, इसमें ट्रस्टी कौन कौन से हैं? इसमें इसका जो अध्यक्ष होता है इस अकाउंट का, वो होता है पीएम। और इसमें 3 और ट्रस्टी हैं जो कि रक्षा, गृह और वित्त मंत्री हैं। इसके 3 और ट्रस्टी हैं और ये तीनों पदेन होंगे, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री। ये तीनों इसके पदेन होंगे, पदेन ट्रस्टी होंगे। और पीएम भी पदेन ही है, जो पीएम होगा वही उस फंड का अध्यक्ष होगा। तो पीएम केयर्स नाम से ये फंड बनाया गया। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री राहत कोष भी था, लेकिन उसको उन्होंने नहीं स्वीकार किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक नया फंड बनाएंगे जिसका नाम पीएम केयर्स होगा। उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, इन्होंने ये बना दिया। तो ये इसके पदेन होंगे। अब समस्या ये आई, समस्या कहाँ से खड़ी हुई? समस्या यहाँ से खड़ी हुई कि पीएम केयर्स की ऑडिट की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। ऑडिटिंग को लेकर समस्या आई। अब ऑडिटिंग, किसी भी पब्लिक फंड की ऑडिटिंग कौन करता है? सीएजी करता है। जितने भी भारत में पब्लिक फंड हैं, पीछे जो है आप ध्यान करिए, तो जितने भी पब्लिक फंड हैं, चाहे वो आप कंटिजेंसी फंड से पैसा निकाले हों, चाहे आप पब्लिक अकाउंट से पैसा निकाले हों, चाहे आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला हो सरकार ने। भारत सरकार के पास 3 फंड हैं। एक का नाम होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, या उसको कहते हैं आपातकालीन कोष। हमने आपको बताया कि इसमें से 500 करोड़ रुपए का फंड है। इसके अलावा भारत सरकार के पास संचित कोष होता है, जिसे आप कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं। और तीसरा आपके पास लोक लेखा या पब्लिक अकाउंट होता है ना। आर्टिकल 266(2), आर्टिकल 266(1) और आर्टिकल 267, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है इस तरह के अकाउंट्स का। तो ये आपातकालीन कोष काहे के लिए होता है? इसी तरह की सिचुएशंस से निपटने के लिए होता है। 500 करोड़ रुपए का एक परमानेंट फंड है, जहां से केवल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही पैसे विड्रॉ किए जा सकते हैं। इस तरह का फंड इसलिए बनाया जाता है ताकि आपातकालीन स्थितियों में पार्लियामेंट्री एक्टिविटी के बिना पैसे निकाले जा सकें, क्योंकि पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज़ में समय ज़्यादा लग जाता है। तो ये बात कही गई कि पार्लियामेंट्री एक्टिविटी के बिना पैसे निकाल लिए जाए यहाँ से। तो पहले से ही इस तरह के फंड हैं। फिर हमने क्या किया, सरकार ने क्या किया, एक और अलग से फंड बनाया और कहा कि ये लोगों के दान से बनेगा। ठीक उसी तरह से जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये लोगों के दान से बनेगा, उन्होंने प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष बनाया था। ये पैसे, ये फंड कहाँ से हैं? ये पब्लिक से जो पैसे जाते हैं, चाहे वो बोरोइंग के थ्रू गए हों, चाहे वो टैक्सेस के थ्रू गए हों, वो पैसों से ये फंड बनता है। और ये फंड कहाँ से आएगा? लोगों की दान से आएगा। तो ऑडिटिंग तो उन पैसों की होती है जो हमारे द्वारा टैक्स के रूप में दिए गए हैं या सरकार ने हमसे अनिवार्य रूप से लिया है। सरकार हमसे लेती है तो बहुत ऑब्वियस बात है कि हमको अधिकार है जानने का कि आपने हमारा पैसा कहाँ खर्च किया, इसके लिए ऑडिटिंग का राइट है। लेकिन यहाँ तो पैसे हम अपनी इच्छा से देते हैं, हमारा मन है देंगे, हमारा मन है नहीं देंगे। तो आप जहाँ भी दान देते हो, कभी ऑडिट करने जाते हो क्या, तो दान के पैसों की ऑडिटिंग नहीं होती है सामान्यतया। आप किसी भी मंदिर में दान देने जाते हैं, किसी भी मस्जिद में दान देने जाते हैं, किसी भी गुरुद्वारे में दान देते हैं या किसी भी तरह का दान देते हैं, तो क्या वहाँ कोई ऑडिटिंग होती है? क्या आप कभी पूछने जाते हो मंदिर से कि भाई आपने पैसे कहाँ खर्च किए? तो वैसा ही एक ट्रस्ट है ये, और यहाँ आप स्वेच्छा से इच्छानुसार अपना दान दे सकते हैं, किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं है। और चूंकि ये दान में दिया गया पैसा है, इसलिए ट्रस्ट के पास पूरा राइट है कि वो उस पैसे को कहाँ खर्च करेगा। मुद्दा ये आया था कि क्यों ना इस पैसे को पीएमआरएफ में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, है ना, सॉरी डीएमआरएफ कहते हैं उसको, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिलीफ फंड, है ना। तो उसमें क्यों ना ट्रांसफ़र कर दिया जाए, सॉरी एनडीआरएफ कहते हैं उसको, नेशनल, बार बार गलत हो रहा है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। तो इसके अलावा एसडीआरएफ भी होता है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड होता है।
तो मांग करी गई कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका पीआईएल फाइल की गई, जिसने पीआईएल फाइल किया था जिस ऑर्गेनाइजेशन ने, उसका नाम था सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इस संस्था ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया। कहाँ पे फाइल किया? सुप्रीम कोर्ट में, और कहा कि इस पैसे को यहाँ ट्रांसफ़र करने का आदेश दिया जाए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो मैं समझा रहा था अभी आपको, वही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई ये पैसे दान के हैं, तो ट्रस्ट बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल स्वतंत्र है इस बात के लिए कि वो उस पैसे को कहाँ खर्च करता है। तो ये था पीएमआरएफ की कोई पूरी बात। बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं कि उस पर ऑडिट होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए, लेकिन दान का पैसा उस पर ऑडिट नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऑडिटिंग चाहिए तो आप दान ही मत दो, है ना। आपको दान में ऑडिट कैसे होता है? दान तो दान होता है ना। या तो फिर अब अगर आप चाहते हैं कि ऑडिटिंग हो, अगर आप ऑडिटिंग की मांग करते हैं तो फिर आप दान नहीं है फिर ना, वो दान देते हैं, डोनेशन है ना, ये डोनेशन। तो वो हाँ, ये कि प्रधानमंत्री को उसका डेटा देना चाहिए, सरकार को उसका आंकड़ा देना चाहिए कि हमारे पास कुल कितने पैसे आए और हमने कुल कितने खर्च किए। 3 दिन के 1 सप्ताह के भीतर 3000 समथिंग करोड़ रुपए आए थे। उसके बाद का डेटा सरकार ने दिया नहीं कि इसमें पीएम केयर्स में कुल कितने पैसे आए। तो उसके आंकड़े सरकार को रिलीज करने चाहिए कि कुल कितने पैसे आए और सरकार ने उनको कहाँ खर्च किए। भले ही दान देने वाला जो है वो ऑडिटिंग की बात नहीं कर सकता, ये बात बिल्कुल सही है और करना नहीं चाहिए उसको, लेकिन दान देने वाला ये जानने का हकदार जरूर होता है कि मोटा मोटा उसका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। जैसे वो उसी संस्था को दान देता है जो संस्था कोई बेहतर सामाजिक कार्य कर रही होती है ना, तो वो क्या कार्य कर रही है हमको जानना चाहिए। इजई नदी जो है ये मणिपुर में है। इधर फिलहाल चर्चा में इसलिए रही क्योंकि यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा पियर्स ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई जो है, आप जो है इसके बारे में तैयार रहिए, आने वाला है क्वेश्चन, है ना। दुनिया का सबसे ऊंचा पियर्स ब्रिज बनाया जा रहा है जिसकी ऊंचाई 141 मीटर है, 141 मीटर है। इससे पहले मॉन्टेनेग्रो में एक ब्रिज है, उसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा थी। मॉन्टेनेग्रो में रिजिका के पास एक ब्रिज है जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पियर्स ब्रिज था। अभी इजई नदी मणिपुर में बना हुआ दुनिया का सबसे ऊंचा पियर्स ब्रिज है जो कि 141 मीटर ऊंचा है। अगले समाचार पे चलते हैं। बायो एथेनॉल। बायो एथेनॉल बेसिकली एक तरह का ईंधन है जो कि हम प्रयोग करते हैं पेट्रोल में मिक्सिंग के लिए। पेट्रोल में मिलाते हैं उसको और पेट्रोल का जो कार्बन उत्सर्जन की दर है वो कम हो जाती है। हम इसके उत्पादन में धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं और इसमें हमारी सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 2022 तक 10% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाने का लक्ष्य रखा है। 10% एथेनॉल कहाँ मिलाया जाएगा? पेट्रोल में। कब तक का लक्ष्य है ये? तो आप कहिएगा कि 2022 तक लक्ष्य है और 2030 तक ये बढ़ा के हम कितना कर देंगे? 2030 तक बढ़ा के इसको हम 20% कर देंगे। एथेनॉल बनता कैसे है? एथेनॉल का जो पहली जनरेशन का एथेनॉल है वो शुगर केन से बनता है, मतलब गन्ने के रस का जो बाय प्रोडक्ट होता है उससे बनता है। और सेकंड जनरेशन का जो बायो एथेनॉल है ये बहुत सारे एग्रीकल्चरल वेस्टेज से बनता है, बहुत सारा एग्रीकल्चरल वेस्टेज है उससे बनाया जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। एग्रीकल्चरल वेस्टेज और शुगर केन का हम प्रयोग करते हैं एथेनॉल बनाने में। एथेनॉल मिलाने से क्या होता है? कार्बन उत्सर्जन की दर कम हो जाती है। अगर एथेनॉल मिक्स्ड है पेट्रोल तो इससे क्या होगा? कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए कई सारे इंटरनेशनल प्रोटोकॉल हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल है, जिसके तहत हमें कार्बन उत्सर्जन के दर को 1990 के स्तर पर
ले जाने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि उस प्रयास में बहुत सारी समस्याएं हैं। अब या तो उस प्रयास को हम क्योटो प्रोटोकॉल को कैसे लागू करें, या तो हम ये करें कि हम एमिशन को कट कर दें, और या फिर हम उसका कोई तकनीकी समाधान निकालें। तो तकनीकी समाधान ये है कि हम पेट्रोलियम में एथेनॉल मिक्सिंग को बढ़ाएं, जिसके चलते उत्सर्जन की मात्रा कम हो। और भी बहुत सारे बातें हैं जिन पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे, जिस दिन हम पर्यावरण को कवर स्टोरी बनाएंगे। अगला समाचार जो है वो है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। ये एक तरह की रैंकिंग है जो लगभग हर साल जारी की जाती है। इस साल की रैंकिंग 18 अगस्त 2020 को जारी की गई, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा पब्लिश की गई। वेंकैया नायडू के द्वारा पब्लिश की गई। आपको बस एक बात याद रखनी है कि इसमें नंबर 1 पे आया मद्रास। मद्रास बिकेम नंबर 1। मद्रास कौन? मद्रास आईआईटी मद्रास इनोवेशन में, इनोवेशन मतलब नवीन अनुसंधानों में, अभिनव अनुसंधानों में ये प्रथम स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर रहा आईआईटी मुंबई, और तीसरे स्थान पर रहा आईआईटी दिल्ली, है ना। हाँ, दूसरे स्थान पर रहा आईआईटी मुंबई। ये भी सवाल पूछा जाने वाला है, आप तैयार रहिएगा। इस तरह का प्रश्न पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आईआईटी मुंबई और आईआईटी दिल्ली, ये दो आप ध्यान रखेंगे कि इन्हें जो है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, है ना, अभिनव उपलब्धियों पर संस्थाओं की अटल रैंकिंग। तो अभिनव उपलब्धियों पर, इनोवेशन अचीवमेंट्स पर संस्थाओं की जो रैंकिंग की गई, उसको वेंकैया नायडू जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा जारी की गई रैंकिंग। और इस रैंकिंग में मद्रास आईआईटी नंबर 1 पे रहा, मुंबई आईआईटी नंबर 2 पे रहा, और दिल्ली आईआईटी नंबर 3 पे रहा। अगले समाचार पे चलते हैं। पढ़ई तुहार पारा, है ना। ये एक जो है सामुदायिक शिक्षा को बढ़ावा देने का छत्तीसगढ़ सरकार का प्रयास है ना। पढ़ई तुहार पारा, छत्तीसगढ़ सरकार। सीएम कौन है यहाँ के? भूपेश बघेल हैं। कार्यक्रम क्या है? ये कार्यक्रम है सामुदायिक शिक्षा को बढ़ावा देने का, सामुदायिक शिक्षा के विकास का। तो सामुदायिक शिक्षा के विकास का कार्यक्रम है जिसका नाम है पढ़ई तुहार पारा। और ये इसका मतलब क्या है? शिक्षा आपके मोहल्ले में, तो मोहल्ले तक। और ये चलाया क्यों गया है? ये चलाया गया है लॉकडाउन के चलते। लॉकडाउन के दौरान शिक्षा मिलती रहे, इसके लिए। इससे पहले पढ़ई तुहार दुआर, इस तरह का स्कीम चलाया गया था जिसमें बच्चों को इंटरनेट के माध्यम से उनके घर में पढ़ाया जा रहा है। टीचर दूर से बैठ के पढ़ा रहा है और वो जो है बच्चे वहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं। इस योजना का नाम उन्होंने क्या दिया? पढ़ई तुहार दुआर। और उसके बाद दूसरा, जिन क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्याएं हैं, वहाँ पर इस सुविधा को ब्लूटूथ के माध्यम से वो करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें कम्युनिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, जिस योजना का नाम है पढ़ई तुहार पारा। अगली योजना है स्वास्थ्य पोर्टल, है ना। स्वास्थ्य पोर्टल जो है ये बेसिकली जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा
जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है, संचालित की जा रही है। जनजातीय मामलों के मंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा। जनजातीय मामलों के ये मंत्री हैं। तो जनजातियों के अच्छे स्वास्थ्य और पोषण के लिए ये पोर्टल स्टार्ट किया गया है। उसकी उनको इन्फॉर्मेशन मिले कि अच्छे स्वास्थ्य और पोषण को वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो इसके लिए इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। जनजातियों के अच्छे स्वास्थ्य एवं पोषण को बढ़ाने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। इसमें उनके लिए अनुसंधान करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा, है ना। और एक ई न्यूज लेटर, इसके द्वारा एक ई न्यूज लेटर का मतलब कि जो वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, ई न्यूज लेटर जिसका नाम रहेगा आलेख, उस पर इनके पोषण और स्वास्थ्य को विकसित करने के संदर्भ में सूचनाएं दी जाएंगी। और इस क्षेत्र में रिसर्च करने वाले लोगों को तमाम तरह की स्कॉलरशिप दी जाएगी। रिसर्च करने वाले लोगों को छात्रवृत्ति की भी योजना है। अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। अब अगले समाचार पे आते हैं। अगला समाचार है हमारा येलो चेन। येलो चेन नागालैंड सरकार द्वारा ई कॉमर्स पोर्टल डेवलप किया गया है, जहां पर नागालैंड के जो भी जनजातीय समूह हैं, नागालैंड के जनजातीय समूह या जो भी नागालैंड के लोग हैं, वो जिन चीज़ों का उत्पादन करते हैं उस पोर्टल पर बेच सकते हैं। जैसे अगर ये पोर्टल कैसे काम करते हैं, जैसे आपको मान लीजिए कि आप अपने घर में कोई चीज़ उत्पादित करते हैं और आपको अमेजन पे बेचना है उसको, तो अमेजॉन पे बेचने के लिए आप उसके साथ पार्टनरशिप करते हैं। आप अमेजॉन के प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट का फ़ोटो देते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं, और फिर लोग सर्च करते हैं। लोगों को लगता है कि हाँ उनके काम की चीज़ है, तो वो अमेजन पे ऑर्डर देते हैं, अमेजन आपको ऑर्डर देता है, आप अमेजन के नाम पर उसको डिलीवरी करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में अमेजन आपकी कुल मूल्य का कुछ % हिस्सा अपने पास लेता है, बाकी आपको वापस दे देता है। तो उसी तरह का एक पोर्टल, उसी तरह का एक सरकार अपना पोर्टल चलाएगी, नागालैंड सरकार चलाएगी, जिसका नाम होगा येलो चेन। ओके। फ्लाई ऐश जो है ये कोयले के जलने से, कोल की बर्निंग से उत्पन्न होने वाला एक बाय प्रोडक्ट है। कोल बर्निंग से उत्पन्न होने वाला एक बाई प्रोडक्ट है, जो कि हवा में बहुत छोटे छोटे कणों के रूप में चला जाता है और ये जाकर हवा में घुल जाता है। आप जानते हैं कि जो बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, जिनका आकार 0.5 माइक्रोन से कम होता है, वो जो है जो उनको पर्टिकुलेट मटेरियल्स कहा जाता है, पीएम के रूप में वो सस्पेंडिंग पर्टिकुलेट मटेरियल्स कहा जाता है, वायु विलंबित कण कहा जाता है, हवा में तैरते रहते हैं और हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस में हमारे अंदर चले जाते हैं, हमारे फेफड़ों में जमा होकर हमको बीमार करते हैं, तरह तरह की बीमारियां करते हैं। तो ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है बेसिकली, है ना। इन्वायरमेंट को ये एक इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट है फ्लाई ऐश जो है। तो इस पोल्यूटेंट को कम करने के लिए इसको और जगहों पर यूज किया जाए, जैसे इससे ईंट वगैरह बनाई जाती है, तो वहाँ पे इसका ज़्यादा प्रयोग किया जा सके, इसके लिए एनटीपीसी ने इसको कम मूल्य पर योजना बनाई है। हम कम मूल्य पर बेचेंगे और संस्थाओं को बढ़ावा देंगे। तो ये जो है एक समाचार था आपके लिए, और हमें लगता है कि सारे मुद्दे जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, है ना। तो सारे मुद्दे हम लोगों ने 19 अगस्त के डिस्कस कर लिए। आप इनको पढ़िएगा, इनको समझ विकसित करने का प्रयास करिएगा, इन पर और अधिक अनुसंधान करिएगा, और हम अगले समाचार के साथ फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। नमस्कार।